के साथ जायसवाल सर। आज ये वीडियो गोल्डन वीडियो लेकर आए हैं। बाल मनोविज्ञान के टॉप 100 प्रश्नों की बात करेंगे। जी हाँ, पूरा निचोड़ लेकर आए हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ से 4 से 5 नंबर ये गोल्डन वीडियो आपके compete करने जा रहा है। जी हाँ, चलिए सभी टॉपिक की बात करेंगे। बाल मनोविज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है तो ये वीडियो जो है गोल्डन वीडियो होने वाला है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। बाकी क्लासेस चल रही हैं, आपको ऑलरेडी यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है? क्या कहा गया है कि यह कथन बताइए, स्मृति जो है सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, किसने कहा था? सभी को पता होगा। हम किसकी बात करेंगे? वुडवर्थ महोदय की बात करेंगे। जी हाँ, वुडवर्थ महोदय जी ने कहा था कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। देखिए, किसी कारणवश जब व्यक्ति को इस घटना की याद आती है या उसे याद दिलाई जाती है तो उक्त घटना पुनः उसी रूप में उसके चेतन मन में आ जाती है। वुडवर्थ ने इसी पर कहा है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। और इसी पर हिलगार्ड ने क्या कहा है? तो हिलगार्ड ने कहा है स्मृति जो है वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत के सीखे गए ज्ञान, अनुभव, कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। तो दोनों को वुडवर्थ और हिलगार्ड ने क्या कहा है आपने समझ लिया। दूसरा प्रश्न है, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सभी फटाफट कमेंट कीजिए अगर आपको पता है। टॉप 100 क्वेश्चन ये बाल मनोविज्ञान के हैं। जी हाँ साथियों, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत की जब भी बात की जाती है आपके थॉर्नडाइक महोदय जी का जिक्र आ जाता है। जी हाँ, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत हो गया। शिक्षा मनोविज्ञान की बुक्स एनिमल इंटेलिजेंस नामक, जी हाँ, एनिमल इंटेलिजेंस नामक बुक किसने लिखी है या यह बुक किसकी है? आपके थॉर्नडाइक महोदय जी की है। थॉर्नडाइक महोदय जी ने 1898 में यह प्रतिपादित किया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इस सिद्धांत द्वारा उन्हें यह पता लगाया गया कि पशुओं और मानव को सिखाने में प्रयासों और भूलों का विशेष महत्व होता है। थॉर्नडाइक बहुत से प्रयोग जानवरों पर किए जो इस सिद्धांत को साबित भी करता है। तीसरा प्रश्न है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो सीखने का और लिखने का, जी हाँ, सीखना और लिखना दोनों थोड़ा डिफरेंस अंतर है, लेकिन यहाँ पर लिखने की बात कर रहे हैं। तो लिखने का सर्वाधिक उपयुक्त जो अर्थ होता है वह होता है व्यवहार में परिमार्जन। जी हाँ, नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम TT फैमिली से जुड़ जाइएगा, जायसवाल कोचिंग सेंटर जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको ऑलरेडी दे दी गई है। साथियों, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि सामाजिक प्रत्याशों के अनुरूप व्यवहारों की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है? जी हाँ, किसके द्वारा दिया गया है? तो आपके हरलाख महोदय की बात करेंगे। जी हाँ, हरलाख महोदय जी का कथन है, स्टेटमेंट है कि सामाजिक प्रत्याशों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा बाल मनोविज्ञान में देखा जाए स्टेटमेंट, परिभाषाएं, कथन 2 से 3 नंबर आउट ऑफ 150 में से पूछे जा रहे हैं, इसलिए यह भी टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है, उस मनोविज्ञान का नाम बताइए जिसने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए, जब भी निरर्थक शब्दों की बात की जाती है क्या नाम आ जाता है? सभी को पता होगा, एबिंगहास। जी हाँ साथियों, उस मनोवैज्ञानिक का नाम एबिंगहास है जिसने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, एग्जाम को फतेह करना है, हर एक क्लास, हर एक गोल्डन वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जी हाँ, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। साथियों, अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण हेतु अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को क्या रखना चाहिए? आप शिक्षक बंधु हैं, जब आपकी नियुक्त होगी, आप अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो सृजनशील के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को क्या रखना चाहिए? सभी लोग बताइए। तो लक्ष्य केंद्रित। जी हाँ, किस केंद्रित की बात करेंगे? विद्यार्थियों को लक्ष्य केंद्रित या कार्य केंद्रित रखना चाहिए। जी हाँ,
सृजनशील के पोषण अगर बच्चों में करना है, बालक बालिका शिक्षार्थी में करना है, तो एक अध्यापक शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित और लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। 7वां प्रश्न दिया गया है कि सीखने का सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे प्रश्न दे दिया गया है कि सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है। तो अवलोकित व्यवहार किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ होगा? आपके व्यवहारात्मक सिद्धांत से जुड़ा होगा। जी हाँ, तो हम क्या करेंगे? व्यवहारात्मक की बात करेंगे। जी हाँ। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा माना जाता है? जी हाँ, वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे। शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन माना जाता है? सभी को पता होगा हम किसकी बात करेंगे? सृजनवादी उपागम। जी हाँ, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त जो उपागम माना जाता है वह सृजनवादी उपागम माना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षक की क्या भूमिका है? यानी वर्तमान समय में आप सभी की भूमिका क्या है? सभी कमेंट करके बताइएगा। तो वर्तमान समय में शिक्षक की जो भूमिका होती है वह क्या होती साथियों? सुगमकर्ता। जी हाँ, वर्तमान समय में शिक्षक की जो भूमिका है वह सुगमकर्ता की है। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। तो मनुष्य का जीवन का आरंभ जो मूलतः घटित होता है वह किस पर होता है? सभी को पता होगा, कमेंट करके बताइएगा। हम बात करेंगे नैतिकता का होना। जी हाँ, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः किस पर घटित होता है? नैतिकता के होने पर घटित होता है। अगला प्रश्न है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। क्या होगा? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों के उचित उपयोग से है। यह कहलाएगा शक्ति और गति की बात करेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न दिया गया है कि किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। सभी परिचित होंगे, हम किसकी बात करेंगे? जी हाँ, ऐसी अवस्था जिसको मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है वह आपकी होती है, सभी लोग बताइए, 6 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? आपके बाल अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो मिथ्या परिपक्वता की अगर बात की जाती है बाल अवस्था आता है। रास ने बचपन के या बाद के बचपन के अनुसार, रास के बचपन अर्थात बाद के बचपन के अनुसार मिथ्या परिपक्वता अवस्था के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में यौवन के लक्षण आमतौर पर दिखाई देने लगते हैं। खासतौर पर उत्तर बाल्यावस्था की बात करेंगे तो इस स्तर पर बच्चा सोचता है वह धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है और बड़े लोगों की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न साथियों है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। किसने कहा है? किसका स्टेटमेंट है? तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये जो स्टेटमेंट है साथियों सभी को पता होगा, क्रो का स्टेटमेंट है। जी हाँ, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्रो के महोदय की द्वारा दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा शताब्दी 2 बार आया हुआ है, इसलिए क्रो 2 बार हो गया। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। क्रो महोदय की बात करेंगे। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं। जी हाँ, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? सभी पता होगा, हम किसकी बात करेंगे? जी हाँ, अल्फ्रेड बिने की बात करेंगे। बुद्धि परीक्षण, ये शब्द याद रखिएगा, अपने माइंड पर स्टोर कर लीजिएगा। जब भी बुद्धि परीक्षण का जिक्र आए, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता का जिक्र आए, आपको अल्फ्रेड बिने महोदय पर क्लिक कर लेना है। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण जो है 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने ने साइमन की मदद से फ्रांस में बनाया था। कहाँ पर? फ्रांस पर बनाया था। और इस बुद्धि परीक्षण में 30 प्रश्न थे जो कि 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयुक्त थे। और यह किस प्रकार का परीक्षण था? तो यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था और यह एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी था। ठीक है, तो बिने ने साइमन की मदद से फ्रांस में पहला बुद्धि परीक्षण 1905 ईस्वी में किया था। इनमें 30 प्रश्न थे, 3 से 14 वर्ष तक के लिए थे। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है और यह व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। ये
ठीक है, सारी चीज़ों को अपने माइंड पर स्टोर कर लीजिएगा। साथियों, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। देखिए, वातावरण हमें प्रभावित करती है यानी हम वातावरण पर हमें रास आ गया है। वातावरण अगर हमें प्रभावित कर रही है, हमें पॉजिटिव में प्रभावित कर रही है, सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है, मतलब ये वहाँ की हमें जो वातावरण है रास आ रही, कहते हैं ना, बिल्कुल रास आ रहा है। अर्थात वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रास महोदय जी के द्वारा यह कथन कहा गया था। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग होता है? जब भी ब्रिजेज की बात करते हैं, जी हाँ, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना जो भाग होता है साथियों, वह किसका होता है? संवेगात्मक। जी हाँ, ये शब्द हमें नोट कर लीजिएगा। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग होता है? तो संवेगात्मक विकास का भाग होता है। अगला है प्रश्न है, प्रतिबंध, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किसके अंतर्निहित होते हैं? जी हाँ, प्रतिबंध, अवधारणा, प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया जिसके अंतर्गत निहित होते हैं वह कहलाती है साथियों विचारात्मक। जी हाँ, हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? विचारात्मक की बात कर रहे हैं। तो प्रतिबंध, अवधारणा, प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित होती है, विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्निहित होती है। अगला प्रश्न यार दोस्तों बहुत अच्छा है, इंटरेस्टेड प्रश्न है। छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को लेकर उसके भावों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो जब भी छोटा शिशु आप लोग देखते होंगे, खिलौना अक्सर बच्चा लेता है और अन्य वस्तुओं को लेकर उनके भाव को अलग करके किस भाव को दर्शा रहा है? तो जिज्ञासा और प्रवृत्ति का दर्शा रहा है। उस बच्चे में जिज्ञासा प्रवृत्ति है कि इसको खोलने के बाद क्या क्या मिलता है, उनको टुकड़ों में, उनको पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो बच्चा क्या दर्शा रहा है? जिज्ञासा प्रवृत्ति दर्शा रहा है। अगला है, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे होता है? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पता है, आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। श्रवान है जयसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। प्रत्येक शिक्षक बंधु का आप सभी के माता पिता को नमस्कार करते हैं। जी हाँ, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का जो संबंध कहलाता है, अतिरिक्त शक्ति किसमें लगती है? खेल में लगती है। जी हाँ, जब भी पूरा जोर लगा देते हैं, चाहे कबड्डी का खेल हो, चाहे क्रिकेट का खेल हो, चाहे हम वॉलीबॉल की बात करेंगे, चाहे हम हॉकी की बात करेंगे, लेकिन अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत संबंध आपके खेल स्पोर्ट्स से होता है। अगला है, खेल पर आधारित विधि का नाम बताइए। तो खेल पर आधारित विधि एक ही है और वह विधि सभी परिचित होंगे। हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सभी बताइएगा, किंडरगार्टन। जी हाँ, किंडरगार्टन विधि है जो खेल पर आधारित होती है। एंड अगला प्रश्न है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? तो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला खेल कूद का मैदान होता है। क्या होता है साथियों? बाल विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो कारक खेल कूद का मैदान होता है। अगला प्रश्न है, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो अधिवृक्क। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, हम किसकी बात करेंगे? अधिवृक्क की बात करेंगे। तो अधिवृक्क ग्रंथि की जो क्रियाशीलता है, इसका संबंध मनुष्य के पाचन क्रिया से होता है। तो अधिवृक्क ग्रंथ पर नोट कर लीजिएगा। एंड अगला प्रश्न है, ग्रंथ की दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। जी हाँ, किस ग्रंथ के दोषपूर्ण कार्य के कारण लैंगिक विकास जो है उचित रूप से नहीं हो पाता है? वह होता है पीनियल ग्रंथि। जी हाँ, पीनियल ग्रंथि दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। तो पीनियल ग्रंथ की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? सभी बताइएगा, सभी पता होगा, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। जी हाँ, हम बात करेंगे फ्रोबेल महोदय की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? फ्रोबेल महोदय। तो किंडरगार्टन विधि के जो जनक कहलाते हैं वह आपके फ्रोबेल महोदय कहलाते हैं। एंड अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है कि गणित में सूत्र की स्थापना के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होती है? जी हाँ, मान लीजिए गणित में आपको, गणित के शिक्षक है, अध्यापिका हैं, अध्यापक हैं, आपको सूत्र की स्थापना करना है। तो गणित में सूत्र की स्थापना के लिए जो उपयुक्त विधि कहलाती है वह कहलाती है साथियों आपकी आगमन विधि। जी हाँ,
आगमन विधि पर नोट कर लीजिएगा। अगला साथियों, देखो और सुनो बोलो किस विधि पर आधारित है। तो सभी को पता होगा, देखा भी है, सुनना भी है, बोलना भी है, अर्थात वह कहलाती है प्रदर्शन विधि। जी, जब भी देखे, सुनने और बोलने की बात की जाती है, प्रदर्शन विधि अपने आप में नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, प्रदर्शन विधि की बात करेंगे। साथियों, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण बताया जाता है। देखिए, नियम से उदाहरण की ओर एक ही विधि चलती है, वह चलती है आपकी निगमन विधि। एंड उदाहरण से नियम की ओर जो चलती है वह कहलाती है आपकी आगमन विधि। दोनों अपोजिट है। नियम से उदाहरण, नियम पहले अगर नियम आ गया तो निगमन विधि कर लीजिएगा, और पहले उदाहरण आता है तो आगमन विधि कर लीजिएगा। उसी विधि का नाम बताइए जिसमें पहले उदाहरण बनाया जाता है, बाद में नियम, तो हम बात करेंगे आगमन विधि की। अगला, विशिष्ट से समान की ओर कौन सी विधि होती है, सभी कमेंट करके बताइएगा। तो विशिष्ट से समान की अगर हम बात करते हैं तो आपके निगमन विधि की बात करते हैं। जी हाँ, विशिष्ट से समान की ओर जो विधि कहलाती है वह हमारी निगमन विधि कहलाती है। और ज्ञात से अज्ञात की विधि की अगर बात करते हैं तो ज्ञात से अज्ञात की ओर किसी विधि में हम पढ़ते हैं तो ज्ञात से अज्ञात में हम संश्लेषण विधि पर पढ़ते हैं। जी हाँ, ज्ञात से अज्ञात की ओर हम किसी विधि पर पढ़ते हैं तो आपके संश्लेषण विधि पर पढ़ते हैं। अगला है, एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए। 1:40, यानी कि 40 छात्रों में एक शिक्षक। ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, और इन्वायरमेंट स्टडीज नोट चाहिए आपको, ईवीएस के नोट चाहिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आपको ऑलरेडी यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। आज बात करेंगे शिक्षा अधिकार अधिनियम, आरटी एक्ट 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना, तो नाम से ही जाना जाता है, आरटी एक्ट 2009। अच्छा, अर्थात शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में बना। बच्चों के अधिकार को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, लोकप्रिय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अप्रैल 2010 को यह प्रभाव में आया था, और आरटी अधिनियम को 4 अगस्त 2009 को भारत के संसद द्वारा 2 जुलाई 2009 को और अधिनियम कैबिनेट पर मंत्रालय 20वीं जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में अनुमोदन के बाद यह पारित किया गया था। एंड अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कब और किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अभी हमने पहले ही जिक्र किया था शायद दूसरे प्रश्न पर। जी हाँ, थार्नडाइक महोदय की प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत की बात किया था हमने। शिक्षा मनोविज्ञान की बुक्स, एनिमल इंटेलिजेंस बुक की हमने बात किया था। तो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक जो है थार्नडाइक महोदय के द्वारा कब लिखी गई थी, तो 1903 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी साथियों, 1903 में लिखी गई थी। शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है, सभी लोग बताइएगा। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 में लागू हुआ है। कब लागू हुआ है, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हुआ है। ये नोट कर लीजिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, सभी पता होगा। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले आपके अरस्तु महोदय जी हैं। जी हाँ, जब भी आत्मा का विज्ञान का जिक्र आता है, अरस्तु महोदय का जिक्र आ जाता है। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है। तो जो भी नए रचनात्मक कार्य होते हैं, इनको इन सिद्धांतों को जो बल देता है वह कहलाता है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। किसकी बात करेंगे साथियों, अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात करेंगे। तो नए रचनात्मक कार्यों को सीखने में आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बल देता है। अगला प्रश्न है, स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे। देखिए, जब भी स्किनर की बात करते हैं, वाटसन की बात करते हैं, तो वाटसन महोदय का सभी को पता होगा व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं। तो स्किनर भी आपके यह व्यवहारवाद संप्रदाय के समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, तो स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे, व्यवहारवाद या व्यवहारवादी की बात करेंगे। स्किनर ने विज्ञान के दर्शन का विकसित किया है। स्किनर ने विज्ञान के दर्शन का विकसित किया, जिसे वे कट्टरपंथी व्यवहारवाद कहते थे। उन्होंने प्रायोगिक अनुसंधान मनोविज्ञान व्यवहार का प्रयोगात्मक विश्लेषण स्कूल की स्थापना की। प्रश्न आ गया
कि व्यवहार के प्रयोगात्मक विश्लेषण स्कूल की स्थापना किसने की है? आपका जवाब होना चाहिए व्यवहारवादी स्किनर महोदय जी ने की है, जो व्यवहारवाद के समर्थक थे। एंड अगला प्रश्न है साथियों, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सभी को पता होगा, जब भी संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात आती है तो हम बात करेंगे ब्रूनर महोदय की। जी हाँ, संज्ञानात्मक सिद्धांत आपके ब्रूनर महोदय की द्वारा जो है दिया गया है। एंड अगला प्रश्न है, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? सभी लोग बताइएगा। तो कोहलर जो है आपके संज्ञानवादी। जी हाँ, कोहलर जो है आपके संज्ञानवादी समर्थक थे, या कोहलर संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक माने जाते हैं। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, जब भी हम बंदर की बात करते हैं, जब भी चिंपांजी की बात करते हैं, कोहलर महोदय जी का जिक्र आता है। जब भी चूहे की बात करते हैं, स्किनर महोदय जी का जिक्र आता है। जब भी थांडाई की बात करते हैं, बिल्ली का जिक्र आता है। जब भी ईपी पावलोव की बात की जाती है, कुत्ता का जिक्र आता है। अनुबंधन के जनक की बात करें, ईपी पावलोव की बात करें, ईपी पावलोव कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1904 में आपके ईपी पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला था, और अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ईपी पावलोव ने ही दिया था। ठीक है, इन्होंने कुत्ते पर क्या किया? रस्सी से बांध दिया था। भोजन, लार निकलना, भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। लार निकलना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ठीक है, जिक्र करेंगे ईपी पावलोव का जब नाम आएगा। जी हाँ, अगला प्रश्न, खेत में बिजूका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह आपके शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि ईपी पावलोव महोदय जी का है। कुत्ते को बांध दिया जाता है, बार बार घंटी बजाकर उसको भोजन दिया जाता है, और इसी पर देरे बार बार क्रिया करने से उस पर क्या आ जाती है कि जब भी घंटी बजती है उसके मुख से लार टपकने लगती है, मतलब उसका एक संकेत मिल जाता है कि भोजन आने वाला है। इसी प्रकार खेत में बुजूका खड़ा करने से पक्षी भाग जाते हैं कि व्यक्ति खड़ा है, अभी नहीं बैठना, अभी दाना चुनने नहीं जाना है, अभी व्यक्ति डंडा लिए बैठे हुए है। ठीक है, तो ये कहलाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला प्रश्न आइए स्क्रीन पर है, डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत का कार्य करता है? तो डमरू पर बंदर का नाच दिखाना या नाचना, यह भी शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, बालक का विकास वंशानुक्रम के वातावरण पर क्या होता है? तो बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या होता है? गुणनफल के रूप में होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे गुणनफल की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। सभी को पता होगा, जीवन का सबसे कठिन काल जो होता है 12 से लेकर 18 वर्ष तक का काल होता है, जिसे हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न है साथियों, विकास केवल एक ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत हमें क्या बताता है? जी हाँ, विकास केवल एक न होकर चारों ओर होता है, अर्थात यह सिद्धांत बताता है कि विकास जो होता है किस प्रकार होता है? वर्तुलाकार होता है। पिछली क्लास में हमने, कल की क्लास में इस प्रश्न पर जिक्र भी किया था, बात भी किया था। अगला है, दीवा स्वप्न एवं भाषा के उपकरण की जो अवस्था होती है वह कौन होती है? तो दीवा स्वप्न एवं भाषा की उपकरण की जो अवस्था कहलाती है वही आपकी 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है, अर्थात किशोरावस्था। जी हाँ, दीवा स्वप्न एवं भाषा के उपकरण की अवस्था आपकी किशोरावस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? जी हाँ, अगर भाषा की बात करें, क्योंकि मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान की बात करेंगे, आउट ऑफ 150 में से पूरे निचोड़ की बात कर रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट के पेडागोजी सिद्धांत, ठीक है, मनोविज्ञान की बात करेंगे। तो भाषा में अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई कहती है वह सभी को पता होगा, हम किसकी बात करेंगे? स्वनिम। जी हाँ, आप लोगों ने कमेंट भी कर दिया होगा, बहुत बहुत आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जिसलिए आप सभी शिक्षक बंधुओं को जय स्वाद सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। जी हाँ, जब बच्चे की दादी उसके क्या करती है? उसकी माँ की गोद से ले लेती है, तो बच्चे रोने का कारण क्या होता है? बच्चे का रोने का कारण क्या कहलाएगा? सामाजिक। क्या हो जाएगा? बच्चे का रोने के कारण सामाजिकता कहला जाएगा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा होता है, किसका होता है? तो अवधारणाओं का विकास जो है
मुख्य रूप से आपके बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। किसका होता है साथियों? जी हाँ, बौद्धिक विकास की बात करेंगे। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क 1 वर्ष की बड़ी चट्टान के समान है? जी हाँ, मानव का मस्तिष्क यानी हमारा और आपका जो मस्तिष्क है, सिर है, वह 1 वर्ष की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें क्या होता है, चेतन के 3 स्तर होते हैं। ये कहलाएगा मनोविश्लेषण या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करें। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहारों से सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है? मतलब आप शिक्षक हैं, आप जब बताते हैं, बच्चा आपका क्रिया करता है, नकल करता है, सीखता है, अर्थात वह प्रक्रिया जो व्यक्ति के दूसरे व्यवहार से सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, स्वयं के अनुभव से नहीं सीखता है, दूसरे के बताए द्वारा सीखता है, दूसरे के समझाए द्वारा सीखता है, दूसरे के व्यवहार की नकल करता है, उसको सामाजिक अधिगम कहा जाता है। जी हाँ साथियों, जिस व्यक्ति को दूसरे के व्यवहार से सीखता है बल्कि अपने ही प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं सीखता, उसको सामाजिक अधिगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए किसे बेहतर मानते हैं? जी हाँ, प्राइमरी लेवल के बालकों के लिए सबसे बेहतर किसे मानेंगे? तो स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव को सबसे बेहतर मानेंगे। जी हाँ। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन 2 के योगदानों का परिणाम है? जी हाँ, मानव विकास की बात करें तो सभी को पता होगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण, इन दोनों के योगदान का परिणाम मानव विकास। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा की नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, नोट्स आपको ऑलरेडी प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ, पीडीएफ फाइल ऑप्शन में जाना है, बहुत सारे पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएंगे, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, आपका परिवार है। अगला प्रश्न साथियों, कौशल को सीखने में पहली अवस्था क्या होती है? 4 कौशल होते हैं, सभी को पता होगा, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कौशलों को सीखने की पहली अवस्था किसकी होती है? अनुकरण करने की, क्योंकि पहला यहाँ पे दिया गया कौशल होता है सुनना। सुनेंगे मतलब आप अनुकरण करेंगे, ठीक है। तो कौशल में सीखने की पहली अवस्था अनुकरण करने की होती है। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? तो विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण करना मतलब आप शिक्षक हैं, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बच्चों के साथ संप्रेषण, अगर विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान करना। मनोविज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय जायसवाल सर, नोट्स आपको ऑलरेडी दे दिया जाएगा। परिवार एक साधन होता है, किसका साधन होता है? तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। जी हाँ, नो, जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। अल्पवयस्क बच्चों की अधिगम प्रक्रम में अभिभावक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अब देखिए, प्रश्न दे दिया गया अल्पवयस्क मतलब बच्चा पूरी तरह से वयस्कता नहीं है, अर्थात उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। तो अल्पवयस्क बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में या अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की जो भूमिका होती है वह अग्र सक्रिय के रूप में होती है। किस रूप में होती है साथियों? अग्र सक्रिय के रूप में होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सभी लोग बताइए। जी हाँ, शिक्षा की किंडरगार्टन जो पद्धति है इसके प्रतिपादक हम पिछले क्वेश्चन पर एक जिक्र भी कर चुके हैं। हम किसकी बात करेंगे? सभी लोग बताइएगा। फ्रोबेल महोदय की बात करेंगे। जी हाँ, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन और कोई नहीं किया है, आपके फ्रोबेल महोदय जी ने ही किया है। अगला है, आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं, किनको माना जाता है? तो आनुवांशिकता के जो मूल संवाहक माने जाते हैं आपके, किनको माना जाता है? सभी बताइए। जीन्स। जी हाँ, जीन्स पहनते हैं ना, गर्मी में मत पहनिएगा, पसीना बहुत आता है, खुजली होने लगती है तो फिर दवाई कराना पड़ेगा, इसलिए लोअर बढ़िया ऐसे कपड़े पहनिए जिसमें एयर जो होती है क्रॉस हो सके, ठीक है, पसीना कम से कम निकल सके। तो आनुवांशिकता के मूल संवाहक जीन्स को माना जाता है, ठीक है, मूल संवाहक, ये ध्यान दीजिएगा। और आजकल का तो फैशन है जीन्स का, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, नॉर्मल तौर पर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास
संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? देखिए, मान लीजिए छात्र है, बालक बालिका है, आपके घर में एक छोटा बच्चा है, उस बच्चे का देखिएगा, उस बच्चे का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, उसकी किस विकास की प्रक्रिया का कारक कहला जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं बौद्धिक उसके शरीर के अंदर है, शारीरिक उसके शरीर के अंदर है, संवेगात्मक उसी के अंदर है, अर्थात हम बात करेंगे आंतरिक कारक की बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। लगभग 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 40 क्वेश्चन और करेंगे। टोटल ये 100 क्वेश्चनों की यह मैराथन क्लास है। बाल मनोविज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चनों की बात करेंगे। जी हाँ, पूरा निचोड़ लेकर आए। जीन पियाजे जी के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का भाव किस आयु तक होता है? जी हाँ, यानी ऐसी आयु बताइए जिस पर जीन पियाजे जी के अकॉर्डिंग बच्चा जो है तार्किकता का अभाव होता है, तार्किकता से बहुत दूर होता है, सोच भी नहीं सकता, बच्चा तार्किक कर ही नहीं सकता। वह आपकी कहलाती दूसरी अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष, या हम कह सकते हैं पियाजे जी के किसी बालक में तार्किकता का भाव किस आयु तक होता है? तो 7 वर्ष तक जो है तार्किकता का बच्चे में अभाव होता है। जैसे ही बच्चा जीन पियाजे जी की तीसरी अवस्था पर पहुंचता है, मूल संक्रियात्मक अवस्था जो लेके 7 से लेके 11 वर्ष है, तो थोड़ा थोड़ा जो है तार्किकता का इसमें आना लगता है, तर्क पर आधारित होता है, चिंतन का समावेशन होता है, सही अनुपात का अंतर लगा पाता है, आकार भार क्रम समझ पाता है। ठीक है, तो 7 वर्ष तक जो है बच्चे में तार्किकता का अभाव पाया जाता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जी। अगला प्रश्न है, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो किसी भी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, कुरोयम क्रो महोदय जी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या होता है? तो चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि होती है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, उसे कौन सी अवस्था कहलाते हैं? हमने बात किया जीन पियाजे जी की तीसरी अवस्था, जो लेके 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था है, किस नाम से जानी जाती है? मूल संक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ, जीन पियाजे जी के अकॉर्डिंग मूल संक्रियात्मक अवस्था बच्चा 7 से लेके 11 वर्ष तक के बच्चा में क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, चिंतन का समावेशन होता है, सही अनुपात का बच्चा अंतर कर पाता है या करना शुरू कर देता है। बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व किसका होता है? तो ये प्रश्न शायद हम जिक्र भी कर चुके हैं कि बच्चे के सामाजिक विकास में जो विशेष महत्व होता है तो किसका होता है? खेल का होता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? तो बुद्धि और सृजनात्मकता में साथियों आपका धनात्मक सह संबंध पाया जाता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से ऑप्शंस आएंगे। तो बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सह संबंध? एक धनात्मक सह संबंध पाया जाता है। हिंदी मॉक टेस्ट, एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट एंड ऑल टीटी एग्जाम के लिए क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने टीटी फैमिली को ज्वाइन कर लीजिएगा। जी हाँ, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक में कब से कब तक होती है? स्वकेंद्रित अवस्था। तो देखिए बालक में जो है 3 से लेके 6 वर्ष तक अवस्था या सहसावस्था में जो है बालक में स्वकेंद्रित अवस्था होती। देखिए स्वकेंद्रित बच्चा 2 वर्ष तक तो स्वकेंद्रित कर नहीं पाता, समझ नहीं पाता, लेकिन 3 से 6 वर्ष तक बच्चा जो है स्वकेंद्रित होता है। ये कह देते हैं कभी कभी सहसावस्था की बात करेंगे। उत्तर बाल अवस्था का समय कब तक होता है? सभी को पता होगा 6 से लेकर 12 वर्ष तक उत्तर अवस्था का काल होता है, उत्तर बाल अवस्था का काल होता है। लेकिन उत्तर बाल अवस्था दिया गया है, ये तो बाल अवस्था का हो गया। उत्तर बाल अवस्था का जो कार्य होता है वह होता है 9 से 12 और आपका पूर्व बाल अवस्था का जो कार्य होता है वो होता है 6 से लेके 9 वर्ष तक। तो उत्तर बाल अवस्था का समय आपका होगा 9 से 12, लेकिन अगर जब बाल अवस्था होगा 6 से 12 ही होगा। अगला प्रश्न है, बालकों में सौंदर्यानुभूत, जी हाँ, बालकों में सौंदर्य अनुभूत विकसित करने का आधारभूत जो साधन होता है वो होता है प्रकृति का अवलोकन। बालकों में अगर सौंदर्य अनुभूति विकसित करना है उसका आधारभूत साधन प्रकृति का अवलोकन हो जाता है। अगला है, समान स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो समान स्तर के बालक
और बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ये किसके द्वारा किया गया है? हरलाख महोदय जी के द्वारा किया गया है। हर व्यक्ति को लाख नहीं किया जा सकता, हर व्यक्ति को लाख नहीं किया जा सकता, अर्थात हर व्यक्ति एक जैसे नहीं होता है। समान स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह हरलाख महोदय जी का कहना है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सभी लोग बताइए। विलियम जेम्स की बात कर रहे हैं। अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से हुई है? सभी परिचित होंगे, 1900 ईस्वी की बात करेंगे। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी स्पष्ट स्वरूप बाद में थांडाइक, टर्मन, फ्रोबेल, हर्बर्ट आदि की वजह से प्राप्त हुआ। प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक सभी को पता होगा, थांडाइक महोदय जी को माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से सूत्रपात जो है रूसो ने किया था। तो शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से सूत्रपात किसने किया? रूसो महोदय जी ने किया था। अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा होता है? तो अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान जो होता है वह होता है उत्तेजना का। जी हाँ, किसकी बात करेंगे? उत्तेजना की बात करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अपनी टीटी फैमिली को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेग की उत्पत्ति किससे हुई है? सभी को पता होगा, संवेग की उत्पत्ति जो है आपके मूल प्रवृत्तियों से हुई है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। ठीक है, इनसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगला है, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो जब भी क्षेत्र सिद्धांत की बात करते हैं एक ही जिक्र आता है, और वह होता है कर्ट लेविन। किसकी बात करेंगे? कर्ट लेविन महोदय की बात करेंगे। तो क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन महोदय जी ने किया था। साथियों, गेस्टाल्टवादी क्या है? आपने नाम पढ़ा होगा। तो यह जर्मन के विद्वानों का एक समूह है, गेस्टाल्टवादी। जी हाँ, गेस्टाल्टवादी कहाँ के विद्वानों का समूह है? जर्मनी के विद्वानों का समूह है, जिसमें आपके कोहलर, कोफा, वर्दीमर शामिल है। तो कोहलर, कोफा, वर्दीमर किस संप्रदाय के हैं? गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के हैं, जो एक जर्मनी के विद्वानों का एक ग्रुप है, एक समूह है। क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो क्षेत्र सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्षेत्र सिद्धांतों को संज्ञानात्मक के नाम से भी जाना जाता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान का सिद्धांत, और बाल दिशा मनोविज्ञान के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मानव में अस्थाई दांत कितने होते हैं? तो अस्थाई मानव दांत कितने होते हैं? सभी लोग बताइए। ऑप्शन चलिए दे रहे हैं। ए में कर लीजिए 15, बी में कर लीजिए 12, एंड सी में कर लीजिए 20, और डी में कर लीजिए 26। कितने दांत हों? अस्थाई मानव दांतों की संख्या कितनी होती है? सभी कमेंट कीजिएगा। अस्थाई मानव दांतों की संख्या 20 होती है। जी हाँ, आईपीएल में कितने ओवर होते हैं? 20 20 ओवर का होता है, क्योंकि T20 होता है। अगला प्रश्न है, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तो अधिगम अंतरण जो है आपके टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अधिगम अंतरण आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक अंतरण, एक होता है ऋणात्मक अंतरण, और तीसरा होता है शून्य अंतरण। तो अधिगम में अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 अंतरण होते हैं। देखिए, कभी आपने सुना होगा कि बच्चे का पूर्व ज्ञान अगर नए ज्ञान पर काम आ रहा है, वह क्या कहलाएगा? धनात्मक कहलाएगा। अगर किसी बच्चे का पूर्व ज्ञान नए ज्ञान पर अगर कार्य नहीं कर रहा है, जो हम पुराना पढ़े हैं, डीएड बीएड में पढ़ा है, ठीक है, अदर टीटी एग्जाम में पढ़ा है, अगर आप इस तैयारी में काम नहीं आ रहा है, तो वह कहलाएगा ऋणात्मक अंतरण। काम नहीं, शून्य अंतरण कहला सकता है। गणित संबंधी विकार को क्या कहा जाता है? सभी को पता होगा, डिसकैलकुलिया कहा जाता है। और भाषा संबंधी विकार को क्या कहा जाता है? सभी बताइए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाएं हैं। पहली होती है गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। 7 से लेकर 11 वर्ष तक मूल संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से लेकर 15 वर्ष तक या 11 वर्ष के बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेके कौन सी हो जाएगी आपकी? 11 से लेके आगे तक की अवस्था, या 11 से लेके 15 वर्ष तक की अवस्था।
कोमल शिल्प उपागम किससे संबंधित है? तो कोमल शिल्प उपागम जो है आपके मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है। जी हाँ, कोमल शिल्प। भूख और प्यास क्या होता है? तो भूख और प्यास जो है आपके कौन से प्रेरक कहलाएंगे? तो भूख और प्यास जो होते हैं आपके अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। जन्मजात प्रेरक कौन कौन होते हैं? हंसना, बोलना, ठीक है, ये कहलाता है जन्मजात प्रेरक। लेकिन भूख और प्यास ये अर्जित प्रेरक की कैटेगरी पर आते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? आत्म केंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्ति होता है। किस मनोविज्ञान ने अधिगम का अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? देखिए, जब भी अनुबंधन या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का जिक्र आए, अनुक्रिया, उद्दीपक, स्टिमुलस, अनुबंधन की बात करें, लार ग्रंथ की बात करें, कुत्ते पर प्रयोग की बात करें, शास्त्रीय अनुबंधन की बात करें, संबंध प्रत्यावर्तन की बात करें, एक ही जिक्र आता है, वह होगा ईपी पॉलाव महोदय की बात करें। जी हाँ, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, चिंतन पर आधारित सिद्धांत किसने दिया? ईपी पॉलाव महोदय जी ने दिया। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार क्या होता है? तो अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार परिपक्वता होता है। नवोदय विद्यालय का प्रारंभ क्यों किया गया है? तो गरीब बच्चों के लिए जो है नवोदय विद्यालय का प्रारंभ किया गया है। अगला है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया में विकास की किस अवस्था में प्रारंभ होती है? देखिए साथियों, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया में जो विकास प्रारंभ होता है वह कहलाता है शैशवावस्था, अर्थात जन्म से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था। विशिष्ट बालकों में कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालकों में आने वाले जो बालक हैं, आपके प्रतिभाशाली बालक भी हैं, पिछड़े बालक भी हैं, गूंगा बहरे अंधे बालक भी हैं, सृजनशील बालक भी है और संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक भी है। सभी विशिष्ट बालकों की श्रेणी पर आते हैं। अगला, सृजनशील बालक, उनका आईक्यू लेवल कितना होता है? तो जो बच्चे सृजनशील की कैटेगरी पर आते हैं उनका आईक्यू लेवल 120 से अधिक होता है या 120 प्लस होता है। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, किसका कथन है? तो स्टैनले हॉल का कथन है। जी हाँ, स्टैनले हॉल महोदय जी ने कहा है कि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। अगला, विकास की किस अवस्था से जुड़ी होता है? विकास जो है आपके प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। जी हाँ, बच्चे का, बालक बालिका का विकास जो है कहाँ से शुरू होता है? तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो आपके 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था में, किशोर अवस्था में बच्चे में जो है घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। वंचित बालक किसे कहते हैं? जी हाँ, वंचित बालक। देखिए, वंचित बालक वह होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं, लेकिन पढ़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ये कहलाते हैं वंचित बालक। बाल मनोविज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अपने टीटी फैमिली से जुड़े रहिए। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहाँ पर होती है? हमने चारों अवस्थाओं पर जिक्र किया था। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक अवस्था संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। क्या होती है? संवेदी गामक अवस्था की बात करेंगे। संवेदी गामक अवस्था में जो भी कार्य बच्चा करता है शारीरिक की, इस अवस्था में संवेदी समझ होती है। उदाहरण, आँख, कान, नाक, त्वचा हो गई। गामक क्रिया जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना, चूमना, ये सारी कहलाती हैं संवेदी गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या होता है? आप सभी शिक्षक बंधु हैं, सभी कमेंट करके बताइएगा। बच्चे में नैतिकता की स्थापना करना है तो सर्वोत्तम मार्ग एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक के रूप में, अभिभावक के रूप में आपका क्या होगा? तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। जी हाँ, बच्चों में अगर नैतिकता लाना है तो शिक्षक को भी नैतिकता होना पड़ेगा, आदर्श रूप में व्यवहार बच्चों के साथ करना पड़ेगा। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया है? सभी को पता होगा, मुफ्त शिक्षा अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 अर्थात 2009 में लागू हुआ है। 2 प्रश्न और बच्चों ये हैं, कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव जो है शिक्षण की
प्रतिभाकारिता पर निर्भर करती है। जी हाँ, ऐसा महत्वपूर्ण प्रभाव जो शिक्षण की प्रतिभाकारिता पर निर्भर करती है शिक्षक को विषय की समझ। जी हाँ, देखिए किसी भी शिक्षक को अगर विषय की समझ है तो उसका प्रभाव शिक्षण की प्रतिभाकारिता पर निर्भर होती है। अपने आप में ये होता है, मान लीजिए कोई बच्चा आपसे पूछ लिया किसी के बारे में, तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। 100वां प्रश्न है, यदि बुलाए जाने वाले या बुलाए जाने पर छात्र, माता पिता, अभिभावक आकर्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि बुलाए जाने पर छात्र, माता पिता, अभिभावक आकर्षक से नहीं मिल रहे हैं, अगर शिक्षक हैं अपने बच्चों को बुला रहे हैं, ठीक है, और बच्चे के अभिभावक जो आते हैं, माता पिता आते हैं, आपसे आकर्षक रूप में नहीं मिल रहे, यानी एक उत्सुकता के रूप में नहीं मिल रहे हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करेंगे? तो शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए कि जाकर उनसे मिलना चाहिए। तो ये रहे टॉप 100 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। बाल मनोविज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है बाय जायसवाल सर। आई होप सभी शिक्षक बंधुओं ने अच्छे तरीके से समझा, जांचा, परखा और आपका एक एक कमेंट यहाँ पे सर्वोपरि है, शर्मान है। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ जल्दी आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।